वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 17 जुलाई हो गई है आज। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है? बताइए, इनमें से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया? आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा सी, मंडुआ डी। जो ये स्टेशन था इसका नाम बदलकर बनारस कर दिया गया। पूर्वोत्तर रेलवे यानी ईस्टर्न रेलवे ने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा मंडुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया। रेलवे बोर्ड द्वारा नए नाम के लिए अपनी मंजूरी दी है और इसे पुराने साइन को अब बदलकर इस पर बनारस लिखा जाएगा। किन 4 लैंग्वेजेस में? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू। इन 4 लैंग्वेज में इसका नाम लिखा जाएगा। स्टेशन को बदलने की प्रक्रिया जो है 2019 में शुरू हुई थी। किसने की थी? पूर्व रेल मंत्री और जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, मनोज सिंह। नाम भी आपको याद रखना है। किसने स्टार्ट की थी? मनोज सिंह द्वारा यह स्टार्ट की गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार किया था और फिर गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेज दिया था, जो पास हो गया और उसका नाम बनारस रख दिया है। कौन से रेलवे स्टेशन का? मंडुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्मो का एक अनावरण किया? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, सिंगापुर ने। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल यानी तैरते हुए सोलर पैनल के में से एक का अनावरण किया। यह परियोजना देश द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगा और सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। 2025 तक चौगुना करने का लक्ष्य है इनका। पश्चिमी सिंगापुर में एक जलाशय पर स्थित है 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। 45 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा, 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर इसका क्षेत्र है। द्वीप के 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन जो है यह करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने CPG-RAMS नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? CPG-RAMS यानी सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस यानी सार्वजनिक शिकायता पोर्टल है ये। किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ए, राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल का उपयोग करके शिकायतों दर्ज करने के लिए CPG-RAMS नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया। यह भी पूछ सकता है कि यह क्या है प्रश्न में, तो आप बताएंगे यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि शिकायतें दर्ज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की। रक्षा मंत्री को बताया गया कि यह AI पावर्ड एप्लीकेशन है, लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से संभालेगा, उनका विश्लेषण करेगा और मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, समय बचाएगा और उनके निपटान में भी अधिक पारदर्शिता लाएगा। यह ऐप कौन सी ऐप है? CPG-RAMS। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AFC क्लब चैंपियनशिप 2021 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टीम को चुना है? इनमें से बताइए जो भारत को रिप्रेजेंट करेगी टीम। इसका सही उत्तर होगा डी, गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब FC। डी, गोकुलम केरल FC राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली केरल की पहली टीम बन गई है जब उन्होंने बेंगलुरु को 2019-20 में इंडियन वीमेंस लीग के में फाइनल में हराया था और इसीलिए इन्हें जो है अब खेलने का मौका मिला है गोकुलम केरला FC को। अगला प्रश्न, केंद्रीय सूची में जो आयोग से संबंधित प्रश्न होते हैं वो हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। केंद्रीय सूची में OBC के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, उसका प्रमुख यानी उसका चीफ कौन है? इनमें से बताइए, हेड कौन है? इसका सही उत्तर होगा बी, जी रोहिणी। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत, यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत जो है गठित किया था आयोग, और उसके 11वें विस्तार को मंजूरी दी है, इसलिए इम्पोर्टेंट था। आयोग तो 11 अक्टूबर 2017 को किया गया था
और कौन है दिल्ली उच्च न्यायालय की जी रोहिणी? ये है जी रोहिणी जी, ये हैं इसके हेड। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? इनमें से कोकिंग कोल। इसका सही उत्तर होगा ए, रशिया, रूस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर भारतीय गणराज्य के इस्पात मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। कोकिंग कोल का उपयोग जो है स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एमओयू जो है घरेलू बाजार में स्टील की लागत को कम करने के लिए भारत में इस्पात क्षेत्र को लाभान्वित करेगा। कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग के लिए भी भारत और डेनमार्क, ये हमने कल पढ़ा था प्रश्न कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया? भारत और डेनमार्क। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान किस राज्य में स्थित है? नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन का नाम और जनादेश उसको बदलकर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड फोक मेडिसिन रिसर्च ये कर दिया है, इसको मंजूरी दे दी है, इसीलिए यह न्यूज़ में था। NEIFM जो है अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में, आपको यह शहर भी नाम याद रखना है या गांव, पासीघाट में स्थित है। यह प्रणालीगत अनुसंधान, पारंपरिक लोक चिकित्सा के प्रलेखन और क्षेत्र की औषधीय प्रथाओं को स्थापित करने का काम करेगा। अगला प्रश्न, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम हाल ही में न्यूज़ में था। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम यह किस देश से संबंधित है? हमें यह बताना है। इसका सही उत्तर होगा बी, अमेरिका से। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या किया, कांग्रेस से जो है गुहार लगाई है कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम का विस्तार का आह्वान किया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में अमेरिका में बाल गरीबी को कम करने की क्षमता है। क्या होता है इसमें? CTC इसकी शॉर्ट फॉर्म है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम। कई देशों में आश्रित बच्चों वाले माता पिता को प्रदान किया जाने वाला टैक्स क्रेडिट है। क्रेडिट एक करदाता के आश्रित बच्चों की संख्या और उसकी आय के स्तर पर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य में, अमेरिका में कितनी इसकी कैप है? $4 लाख से कम आय वाले परिवार पूर्ण CTC का दावा कर सकते हैं, यानी उनको जो है टैक्स, एक तरह से टैक्स पर छूट मिलेगी। और यूनाइटेड किंगडम में, UK में 42 पाउंड से कम आय वाले परिवार इसका दावा कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टैक्स क्रेडिट नॉन वेस्टेबल है और परिवार की नेट कर देयता के बावजूद भुगतान किया जा सकता है। विकलांग बच्चों के लिए कुछ अलग भी उच्च दर प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया? इनमें से किसने, बताइए। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका सही उत्तर होगा धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा। जो अब शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल नहीं, तो सी आंसर होगा। अर्जुन मुंडा हैं जो ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से 16 जुलाई को स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। यह कार्यक्रम भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय मॉडल, जो कि इनके लिए आदिवासी स्कूल बच्चों के लिए होता है, सहित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। किसको? टीचर्स को प्रशिक्षण देने के लिए है मेनली ये, हमें यह याद रखना है। शिक्षकों को केवल 2 महीने की अवधि के लिए ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कूली छात्रों के बीच नवाचार, रचनात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए 5 मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कौन कौन से 5? उद्यमिता, नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकार, उत्पाद विकास, डिज़ाइनर सोच और विचार निर्माण, ये 5 मॉड्यूल तो धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया शिक्षकों के लिए यह योजना है। अगला प्रश्न, चीन से भिक्षु फल की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में की गई?
चीन से लाए गए भिक्षु फल, मोंक फ्रूट भी बोलते हैं इन्हें, मोंक फ्रूट, इनमें से किस राज्य में उगाए जाएंगे पहली बार? इसका सही उत्तर होगा डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से भिक्षु फल की खेती शुरू हो गई है। फल को हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पेश किया गया था। भिक्षु फल क्या है देखते हैं। यह अपने तीव्र मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है और ये इसमें कैलोरी भी बहुत कम है, ना के बराबर, गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर है। मतलब अगर किसी को मीठा स्वाद भी चाहिए और वो चाहता है कि उसकी कैलोरी भी ना बढ़े, तो वो इस भिक्षु फल का उपयोग कर सकता है। भिक्षु फल का नाम बौद्ध भिक्षुओं से लिया गया, जो इसका बहुत पहले इस्तेमाल किया करते थे। बौद्ध भिक्षु इसका प्राचीन काल में इस्तेमाल करते थे। 20वीं शताब्दी के दौरान प्रोफेसर GW ग्राफ ने इस मोंक के इस प्लांट को उगाने का प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कुछ रेंज है टेम्परेचर की, वही टेम्परेचर रहना चाहिए और 8 से 9 महीने लेता है ये फल बनने में। अगला प्रश्न, जिला खनिज फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस के बारे में हमें सही कथन चुनना है, कौन सा है? ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी PMKKY, जो ये योजना है ये DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसके बारे में पढ़ें तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है भारत में राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र द्वारा नहीं, पहला ऑप्शन था हमारा केंद्र सरकार द्वारा नहीं, ये राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक तो है लेकिन राज्य सरकार द्वारा। वे खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 9B से अपनी कानूनी स्थिति प्राप्त करते हैं, जैसा कि 26 मार्च 2015 को खान खनिज विकास और विनियम संशोधन अधिनियम 2015 के रूप में संशोधित किया गया था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों, सिर्फ व्यक्तियों नहीं, व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से काम करना, यह इसका उद्देश्य है। इसकी संरचना अगर देखें तो इसकी संरचना और कार्य राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 244, 5वीं और 6ठी अनुसूची, पंचायतों के प्रावधान अधिनियम 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों अधिनियम 2006 द्वारा निर्धारित की जाती है। चलिए बताइए कमेंट कर 5वीं और 6ठी अनुसूची किससे रिलेटेड है? जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है उसको संबंधित जिलों में DMF द्वारा जो है अर्जित धन का उपयोग करके लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न, फिट फॉर 55, यह योजना यूरोप में प्रस्तावित एक कानून है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र में काम करेगा? फिट फॉर 55, इसका सही उत्तर होगा बी, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। यूरोपीय संघ व्यापक एक नए कानून का अनावरण करने के लिए तैयार है, जो इस दशक में क्षेत्र के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 55% तक कम करने का काम करेगा। ब्लॉक चार्ट के रूप में 20 वर्षों के भीतर गैसोलीन और डीजल से चलने वाले वाहनों की बिक्री को चरणबद्ध तरीके से जो है इसमें शामिल करेगा। गैसोलीन वाले प्रस्तावित कानून जिसके 55 के लिए फिट यानी फिट फॉर 55 कहा गया, यूरोपीय आयोग ब्लॉक की कार्यकारी शाखा निर्धारित की जाएगी और इसमें कार प्रदूषण पर सख्त सीमाएं लगाई जाएंगी और गैस उत्सर्जन पर भी राष्ट्रीय नई सीमाएं शामिल होंगी। अगला प्रश्न, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा किस सिटी में स्थित है? निम्नलिखित में से बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, जामनगर, गुजरात के जामनगर में।
आयुष मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा, क्यों न्यूज़ में था यह, इसलिए न्यूज़ में था, आयुष मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से जामनगर में आयुर्वेद परिसर में कार्यरत सभी संस्थानों को ITRA की छत्र छाया में लाया जाएगा। यानी अब जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड कार्यक्रम होंगे वो सब ITRA यानी इस संस्थान के अंडर होंगे। इस संस्थान के बारे में बात करें तो यह संस्थान आयुष मंत्रालय के तहत आने वाला आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान एकमात्र संस्थान है जिसे राष्ट्रीय महत्व संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रसाद योजना के बारे में। प्रसाद योजना हाल ही में न्यूज़ में थी। सही कथन हमें चुनना है। प्रसाद परियोजना का हाल ही में वाराणसी में उद्घाटन हुआ। दूसरी स्टेटमेंट यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। ये कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर दिए। इसका सही उत्तर होगा सी। हमारी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। प्रसाद परियोजना का उद्घाटन हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। उद्घाटन की गई परियोजनाओं में एक पर्यटक सुविधा केंद्र और 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन शामिल है। कहाँ से? 80 घाट से लेके राजघाट तक। प्रसाद योजना क्या है? इसे इंग्लिश में प्रसाद यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रीजनरेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, यह है इसकी फुल फॉर्म। इस राष्ट्रीय मिशन भी कहा जाता है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में वैसे शुरू किया था। इसमें एक नई परियोजना ऐड की गई है, इसलिए न्यूज़ में था। उद्देश्य क्या है? पहचान किए गए तीर्थों और विरासत स्थलों को एकीकृत विकास करना उनका। तो एक क्रूज बोट भी याद रखना, कहाँ से कहाँ? 80 घाट से राजघाट तक चली। अगला प्रश्न, हाल ही में वाराणसी में PM द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष हाल ही में बहुत न्यूज़ में था। बहुत ज़ोर शोर से इसका उद्घाटन किया गया PM द्वारा। इसका निर्माण किस देश की मदद से किया गया है? पेपर में यह नहीं पूछेगा कि कहाँ हुआ, नहीं, किस देश की मदद से इसका निर्माण हुआ, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, जापान। इसका निर्माण जो है जापान की सहायता से किया गया है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि यह रुद्राक्ष सेंटर जो है यह स्थापित क्यों किया गया। लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करने के लिए जो है इसे स्थापित किया गया है। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।